मेरी 12 साल की बेटी सुबह उठती तो उसे चला नहीं जाता था। मैं रात जानने के लिए एक रात उसके कमरे में सो गई, लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि यह देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी अभी 12 साल की थी। रात को वह ठीक ठाक सोती थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठती उससे चला नहीं जाता था। मुझे यह बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी, क्योंकि अभी वह महज 12 साल की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात है, या रात को वह ऐसा क्या करती है कि सुबह उठते उससे चला नहीं जाता। एक रात मैंने जानने का फैसला किया, आखिर वह क्या करती है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वह सुबह नहीं चल पाती। मैंने उससे कहा कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ, जबकि वह मुझे फौरन मना करने लगी। कहने लगी कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कमरे में ही सो जाएं। मैंने बहाने से कहा कि नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। उसने मना किया, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसके कमरे में सो गई। उसको लगा था कि शायद मैं सो चुकी हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या करने वाली है, लेकिन मुझे यकीन था कि वह कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर करती है जिसकी वजह से सुबह उसको उठने में मसला होता है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब मेरी बेटी अपने बिस्तर से उठी और दबे पाँव कमरे से बाहर निकल गई। उसे शायद लगा था कि मैं सो चुकी हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं जाग रही थी। मैं तुरंत उठी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि जिस तरह वह निकली थी मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसका पीछा किया तो वह छत का दरवाज़ा खोलते हुए छत पर जाकर खड़ी हो गई। मैं उसके पीछे पीछे ही थी। कुछ देर बाद छत की दीवार से खड़ी रही, फिर मुझे कोई शख्स नजर आया। मैं चुपके से छुप गई कि वह मुझे देख न ले। आज मैं इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी कि आखिर वह करती क्या है। कुछ ही देर में मुझे वहाँ एक और शख्स के आने का एहसास हुआ, और फिर कुछ ही देर में मुझे चंद आवाज़ें सुनाई दी। मैंने थोड़ा सा चेहरा निकाल कर देखा तो मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि मेरी बेटी जो कर रही थी, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि आखिर वह यह सब करने आती है। और उसके साथ जो भी था वह भी उसके बराबर का गुनहगार था। यह सब देखकर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे इसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ दूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ऐसी भी काम में मुलासिब हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन था कि वह खुद इस काम की तरह मैल नहीं हुई है। उसे यकीनन किसी ने बहलाया है, लेकिन वह जो भी था, जो कुछ भी कर रही थी, वह गुनहगार था। यह कोई छोटी या आम सी बात ना थी। मुझे तो इस बात का गहरा सदमा पहुंचा था कि मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था। अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी और आकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो कोसों दूर थी। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी बेटी कमरे में वापस आई। उसकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी, क्योंकि वह उन 2 घंटों में ही काफी कमजोर लगने लगी थी। उसकी कमजोरी की वजह अब अच्छे से समझ आ रही थी। अब समझ आ रहा था कि क्यों उसे सुबह उठकर नहीं चला जा रहा था, क्योंकि वह काम जो कर रही थी न कि सिर्फ हराम था, बल्कि अभी उसकी उम्र महज 12 साल थी। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार मेरी बेटी यह किस रास्ते पर चल पड़ी है। मुझे पहले से ही कुछ दिनों से गड़बड़ लग रहा था। मैं सोच ही रही थी कि क्योंकि मेरी बेटी की हरकतें काफ़ी दिनों से अजीब लग रही थी, मैं घर से बाहर निकलने से डर रही थी। शायद इसी वजह थी कि वह उस वक्त उन सब बातों से भाग रही थी, या फिर यह वह सब नहीं करना चाहती थी। वह क्या कर रही थी या तो शायद वह खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि 12 साल की बच्ची के जहन इन सब के बारे में क्या ही सोच सकती है। लेकिन वह यह सब क्यों कर रही थी, या तो बस वही जानती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी मजबूरी है उसकी जो यह सब करने पर मजबूर कर रही है। वह कमरे में आकर लेटी तो मुझे उसकी हल्की हल्की सी सिसकियां सुनाई दी। मैं जानती थी कि वह इस वक्त बहुत तकलीफ में होगी, लेकिन मैं उस वक्त उस पर यह जाहिर नहीं होने दे सकती थी कि मैं उसे देख चुकी हूँ। मैं चुपचाप सोती रही और फिर कुछ देर में उसकी सिसकियां बंद हुई और फिर वह नींद की आगोश में चली गई। मैं जानती थी कि काफ़ी तकलीफ दे काम था यह जो अभी करके आई थी, लेकिन अभी वह बहुत छोटी थी, वह गुनाह कर रही थी। लेकिन मुझे उसे इन सब से बचाना था, मुझे इन सब से रोकना था, मुझे उसके पीछे की वजह जाननी थी। इसीलिए अब मैंने भी एक फैसला कर लिया था। सोचते सोचते मैं भी जल्दी सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो वह अब तक भी सो रही थी। तकलीफ की वजह से दिन ब दिन उसकी सेहत भी कमज़ोर होती जा रही थी। खाना पीना भी उसका बहुत कम हो गया था। मैंने सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाया, उसे उठाने गई तो आज फिर उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
वह इतनी छोटी सी उम्र में यह किन कामों में पड़ गई थी, किन गलत कामों की तरफ रुझान था उसका। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह थी कि वह खुद को इस कदर तकलीफ पहुंचा रही थी। उसने नाश्ता किया और फिर तैयार होकर स्कूल चली गई। मुझे अब उस पर नज़र रखनी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह सिलसिला स्कूल से ही शुरू हुआ होगा। और कल रात जिस दूसरे शख्स को मैंने कल अपने छत पर देखा, वह जरूर कोई उसके स्कूल से ही ताल्लुक़ रखता होगा। वह मेरी इकलौती बेटी थी, मुझे हर हाल में सीधे रास्ते पर लाना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे ही निकली। वह स्कूल की तरफ ही जाते जाते एकदम से अपना रास्ता बदल गई। मुझे झटका लगा था, क्योंकि वह स्कूल नहीं गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह कहाँ जा रही है। एकदम मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैं फौरन ही उसके पीछे चल दी। उसके साथ एक और लड़की भी थी। वह दोनों अब एक रिक्शा में बैठ रही थी। वह दोनों एक रिक्शा में बैठकर निकल गई थी, लेकिन वक्त पर रिक्शा न मिलने पर मैं उन दोनों के बीच नहीं जा पाई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह दोनों कहाँ गए हैं और क्या लेने गई हैं। मजबूरी में मुझे वापस घर आना पड़ा था। घर आते ही मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा था, यह सोच सोच कर कि आखिरकार वह कितने दिनों से वह मुझे धोखा देती आई है। स्कूल नहीं जा रही थी वह, बल्कि कहीं और ही जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह और क्या क्या करती फिर रही है। सारा वक्त परेशानी में ही गुजर गया। स्कूल से छुट्टी के ही वक्त वापस घर आई और वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। कितनी आसानी से वह मुझे धोखा दे रही थी। घर से स्कूल का कहकर जाने कहाँ कहाँ मुकाला कर रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। कल रात मैंने जो कुछ भी देखा था, उसे देखकर मैंने सोचा था कि उसे समझा दूंगी, प्यार से, डांट से। लेकिन अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मेरी समझ बूझ तो जैसे खत्म हो चुकी थी। वह घर आए और आते ही अपने कमरे में चली गई थी। काफी देर तक वह बाहर नहीं आई थी। मैं जितने अरसे से यह सब नोट कर रही थी, वह काफी अरसे से ही यह सब करती आ रही थी। स्कूल से आते ही अपने कमरे में बंद हो जाती और जब बाहर निकलती तो काफी थकी हुई महसूस होती। मुझे तो यही लगा था कि पढ़ाई का बोझ है, इसी वजह से थक जाती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। अब मुझे सिर्फ रात के लिए ही नहीं, बल्कि अब मुझे यह भी जानना था कि आखिर वह स्कूल के बहाने कहाँ जाती है। उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा था। रात को मैंने फिर से वही किया। मैं उसके कमरे में भी सोई और आज रात उसने वही भी किया था जो यकीनन वह न जाने कितनी रातों से करती आ रही थी। 2 बजे के करीब वह उठी और दबे पांव छत पर चली गई। मैंने उसे देख लिया था और मैं भी उसके पीछे ही चल दी। आज रात फिर से सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसको यह सब हराम काम करने की वजह उसे जिंदा वहीं दफन कर दूं। लेकिन मेरी वह इकलौती बेटी थी, मुझ में इतनी शक्ति ना थी कि मैं कुछ ऐसा कर पाती। मैं चुपचाप वापस आकर लेट गई और उसका इंतजार करने लगी। इसके अलावा मैं उस वक्त कुछ और कर भी नहीं सकती थी। 2 घंटे बाद वह वापस आई और वापस आते ही वॉशरूम चली गई। नहाकर बाहर निकली और चुपचाप बिस्तर पर सो गई। अगले दिन जब वह स्कूल के लिए निकली तो मैंने जानबूझकर उससे कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ, तुम्हारे स्कूल से टीचर से पढ़ाई के बारे में पूछ लूँगी। लेकिन उसने फौरन इनकार कर दिया। मैं जान गई थी कि वह मुझे क्यों इनकार कर रही है। वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं उस पर चाहकर भी शक न करती। अगर मैंने यह सब कुछ न अपनी आंखों से देखा होता तो। यह सब होने के बावजूद एक चीज़ जो मैंने उसमें नोट की थी वह यह थी कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन मैं नहीं जान पाई आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसे मुझसे भी ज़्यादा कोई और अजीज हो गया था, कि वह इन सब कामों में पड़ गई थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज तो मैंने भी कसम खा ली थी कि मैं इस बात की जड़ तक पहुँच कर ही रहूँगी। वह नाश्ता करके निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही चल दी थी। आज फिर उसने वैसा ही किया था। स्कूल के रास्ते चलते हुए उसने एक रिक्शा रोका और फिर देखते ही देखते वही कल वाली लड़की भी उसके साथ रिक्शे में बैठ गई। आज मैंने भी पहले से ही रिक्शा रोक रखा था। मैंने रिक्शे को कहा कि वह उनके रिक्शे के पीछे ही अपना रिक्शा लगा लें। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उनका रिक्शा एक खंडक नुमा जगह पर रुका। 2 पल के लिए मेरे जिस्म से जान निकल गई थी, क्योंकि वह अजीबोगरीब सी जगह थी। इतनी खौफनाक जगह देखने के बाद तो मेरी सांस अटकने लगी थी, जबकि डर तो उन दोनों को भी लग रहा था। लेकिन ऐसा घटिया काम करने के लिए इसी तरह की जगह चुनी जाती है और यह बात मैं भी अच्छे से जानती थी। वह दोनों अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उस खंडर के अंदर जा रही थी। हिम्मत करती मैं भी उनके पीछे ही चल दी। कुछ देर चलने के बाद वह लोग एक जगह पर रुक गए तो मुझे भी रुकना पड़ा। अब वह लोग जाने वहाँ पर खड़े लोगों से क्या बातें कर रहे थे। मैं छुपते छुपाते उन दोनों तक पहुँची तो
उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने बेयकीनी से अपने सामने खड़ी अपनी बेटी को देखा, जो डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी सामने खड़े चंद लड़कों की बात मानने को तैयार थी। जाने ऐसी कौन सी वजह थी जो ऐसा घटिया काम करने को यहाँ भी तैयार थी, और उसके साथ दूसरी लड़की भी यह सब करने को तैयार थी। इससे पहले वह दोनों उनकी बात मानती, मुझे हिम्मत करके उनके सामने आना पड़ा, और सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी से मुखातिब हुई और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा, और फिर लगातार 3-4 थप्पड़ मारने के बाद फिर मैं उनकी तरफ मुड़ी जो यहाँ उन्हें वर्ग ला रहे थे, जो उन्हें हराम काम करने पर मजबूर कर रहे थे, और वह दोनों तैयार भी हो गई थी। मैंने यहाँ आने से पहले पुलिस को खबर कर दिया था, क्योंकि इतना तो मैं पहले ही जानती थी कि यहाँ कुछ गलत ही हो रहा होगा, और मैं इतना तो जानती थी कि 12 साल की बच्चियाँ यह काम खुद नहीं कर सकती, उन्हें ज़रूर इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, या किसी लालच के तहत उनसे यह सब करवाया जा रहा था। पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ लिया था, जबकि मैं अपनी बेटी और उस दूसरी बेटी को भी अपने ही घर ले आई थी। मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा बस चलता तो मैं उन दोनों को ही वहीं जिंदा दफन कर जाती। मैं उनसे यह सब करने की वजह पूछी तो जब मेरी बेटी बोल पड़ी, तकरीबन 2 महीने पहले हम दोनों स्कूल जा रही थी, जब अचानक से हम एक गाड़ी से टकरा गए। उस गाड़ी में 3 लोग थे। वह लोग कुछ अजीब से थे और हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम लोग उन नज़रों से डर गए थे, इसीलिए जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती थी। उस दिन तो हम लोग स्कूल पहुंच गए थे, लेकिन अगले दिन हम लोग दोबारा उसी गाड़ी से टकराए, और फिर तीसरे दिन भी यही हुआ। लेकिन तीसरे दिन हम लोग जब जाने लगे थे तो उनमें से एक लड़का बाहर निकला, और फिर उसने जो हमसे बात कही थी वह सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। हम लोग एकदम से डर गए थे। उन्होंने कहा कि 2 दिन देख लो, अगर जैसा हमने कहा है वैसा ना हुआ तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। और उस दिन हम लोग बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंच पाए थे। वापसी पर हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि उन्होंने जो कहा है वैसा कुछ भी ना हो, लेकिन 2 दिन में वैसा ही हुआ था जैसा उन्होंने कहा था। इसीलिए हमें मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी, और हम लोग उनके साथ इसी खंडहर में मिलने आ गए, और उसी दिन से यह सिलसिला शुरू हुआ था। हमें नहीं पता कि उन्होंने यह सब क्यों किया। हम तो यही कह रहे थे कि जो कुछ वह लोग कह रहे थे। अपनी बेटी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, और फिर सारी हकीकत जानने के लिए मैं थाने पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो उन लड़कों की अच्छी खासी पिटाई की गई थी। मैंने उनके सामने जाकर उनसे पूछा कि वह लोग क्या और ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने बताना शुरू किया। यह लड़की उनकी गाड़ी से खुद ब खुद नहीं टकराई थी, बल्कि हम लोगों ने जानबूझकर किया टकराने पर मजबूर किया था। लेकिन उन्होंने पलटकर हमें जवाब नहीं दिया। हम लोग ऐसा ही करते थे। अगर कोई लड़की हमारे गाड़ी से टकरा जाती तो पहले हम चेक करते थे कि वह कैसी है, किस मिजाज की है। अगर वह गुस्सा करती तो हम उसे जाने देते थे। अगर कोई आपकी बेटी जैसी मासूम होती तो हम उसे ऐसे ही अपनी जाल में फंसा लिया करते थे। हमने उनसे कहा कि वह लगातार 3 दिन तक हमारी गाड़ी से टकराती रही हैं। अक्सर वही लोग हमारी गाड़ी से टकराती हैं जिनकी माँ नहीं होती, और अगर किसी की होती हैं तो वह मरने वाली होती हैं, क्योंकि हमें किसी से बददुआ दी हुई है। आपकी बेटी से भी हमने यही कहा था, और यह भी कहा था कि अगर 2 दिन में उनकी तबीयत जरा सी भी खराब हुई तो समझ जाना कि तुम लोग भी इस बददुआ में शामिल हो चुके हो। हमने ही आपको स्कूल से फ़ोन करके बताया था कि आपकी बेटी आजकल मसरूक लग रही है। आपने इस बात की टेंशन ली, आपकी तबीयत बिगड़ गई। हमारी खुशकिस्मती थी, तीर निशाने पर लगा था। आपकी बेटी डर गई थी क्योंकि उसके दोस्त की माँ पहले ही मर चुकी थी। अब हमारे लिए उन्हें फंसाना आसान था। रात को छत पर एक टांग पर खड़े रहने से आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। काला जादू है, यह हमने आपकी बेटी से कहा तो वह फौरन मान गई। रात को मैं इससे मिलने आता था क्योंकि मैं गलत इरादे रखता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। इसलिए हमने इन दोनों को जहाँ खंडर में बुलाया, लेकिन पहले तो यह लोग मानी ही नहीं रही थी। स्कूल भी नहीं जाती थी, लेकिन हमारे पास भी नहीं आती थी, बल्कि रास्ते में रुककर वही आपके लिए दुआ करती थी। आज यह मिलने आई थी और आपने पकड़ लिया। हमने सोचा था कि ऐसे ही इन्हें डराकर इनसे अपना काम निकलवा लेंगे और फिर उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं सब आपके सामने ही है। उन लड़कों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। मुझे शर्मिंदगी थी। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी बेटी से एक दफ़ा पूछ लेना चाहिए था कि वह क्यों काले जादू जैसे टोटके पर यकीन कर रही थी। मैंने अपनी बेटी पर विश्वास जताया था। मैं उसकी माँ नहीं, उसकी दोस्त बन गई थी, और आज मेरी बेटी हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात मुझसे शेयर करती है। इंडिया में जादू और टोटके करने वाले हर रास्ते, चौराहे, गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे। उनकी बातों पर विश्वास करने से पहले 100 दफ़ा सोच लें।
अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लें। दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।